Join the community of more than 2 million Binomists who are investing online with Binomo. Start trading today with Binomo. बाजार के लिए आज एक नया और अहम दिन। कल रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद रही हल्की सुस्ती, आज भी है सुस्त शुरुआत के संकेत, लेकिन उसके बाद का ट्रेडिंग पैटर्न कैसा रहेगा, कहां होगी एक्सपायरी और क्या करें आप अगली सीरीज की तैयारी, रहेगा खास फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, एक्सपायरी के दिन ऑफिस में बाजार को सहारा देने के लिए सर बिल्कुल उम्मीद करें कि एक्शन भरपूर है। और जाहिर सी बात है, दीप के स्टूडियो में रहने पर हमारा और मार्केट का एक्शन दोनों का बढ़ता हुआ नजर आता है। भले ही सुस्ती के संकेत हो, लेकिन ये सुस्ती धीमे धीमे दूर होती दिख रही है। अनफॉर्चुनेटली जो भी कह दें या फॉर्चुनेटली कह दें, ज़्यादा नीचे खुलने के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए कि नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, फॉर्चुनेटली इसलिए कि शायद ज़्यादा नीचे खुले तो खरीदारी के मौके बनेंगे। चलिए बढ़ते आगे, उससे पहले देख लें आज के लिए कौन से हैं वो बड़े ट्रिगर्स जिन पर आपको और हमें सबको रखना है फोकस ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से। अमेरिका में लगातार चौथा दिन रिकॉर्ड बनाए, एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनते हुए नजर आ रहे हैं। और 15,000 को पार करने के बाद नैस्डैक ने जो एक नया रिकॉर्ड बनाया, नया सर्च हुआ। एस&पी ने भी 4,500 के ऊपर का लेवल कल इतिहास में पहली बार देखा है और उसके बेहद करीब बंद हुआ है। और डाउ भी अपने लाइफ हाई से बेहद नजदीक, मुश्किल से 200 पॉइंट दूर है। कच्चा तेल यह भी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में है, रिकवरी का रिकॉर्ड। लगातार 3 दिन शानदार रिकवरी और $72 के आसपास ट्रेड करता हूं। आज अगस्त सीरीज की एक्सपायरी है, ये एक बड़ी इवेंट भारतीय बाजारों के अपने सेटलमेंट के लिहाज से। और कल से वायदा कारोबार में परिवार थोड़ा ज़्यादा भरा पूरा आपको नजर आएगा। 10 और नए सदस्य वायदा कारोबार में कल से शामिल होने की तैयारी में, यानी कि और कुछ नई कंपनी की एंट्री। और इंटरेस्टिंग, 2 एक्सचेंज वो भी वायदा कारोबार में शामिल होंगे, एमसीएक्स और आईईएक्स। जी दी बिल्कुल सर। तो एंट्री होने वाली है, 10 स्टॉक्स की पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है वायदा बाजार में, उस पर नजर रहेगी। पर उससे पहले आज एक्सपायरी निकालनी है और एक्सपायरी पर आपका व्यू तो जानूंगा सर, आज के सेटअप की भी बात करेंगे। पर उससे पहले जरा एक बार जो ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा है उसके बारे में बताएं सर, क्योंकि यूएस में तो लगातार तेजी का माहौल है। तीसरे दिन नए रिकॉर्ड्स, चौथे दिन वैसे तेजी बनती हुई दिखी, पर थोड़ा दायरा पिछले 2 दिनों से कम हो रहा है। इसके अलावा साउथ कोरिया में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है सर, उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स आज ही बढ़ाए हैं 0.25% से, तो 0.5% से बढ़कर अब वहां पर इंटरेस्ट रेट 0.75% है। बाजार ने वैसे तो अनुमान लगा लिया था, पर पहला ऐसा बड़ा देश है, डेवलप्ड मार्केट है, इकोनॉमी है, जिसने अपने रेट्स बढ़ाए। तो कितना अहम है ये, स्पेशली क्योंकि हम बैकड्रॉप देख रहे हैं जैक्सन होल मीटिंग का जो आज शुरू होने वाली है यूएस में। इस पर दीप एक मुझे लाइन याद आ रही है अंग्रेजी की, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन लाइफ, राइट। बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कायम है, हर वक्त कुछ न कुछ बदलाव होता है। सिमिलरली दोनों ही चीज़ों में बदलाव ही है जो होता हुआ दिख रहा है। बदलाव ये कि ज़बरदस्त वोलेटाइल भारी उतार चढ़ाव दिखाने के बाद डाउ शांत होता हुआ दिख रहा है, थोड़े रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक्शन मजबूती की तरफ है, लेकिन रेंज छोटी है, यानी कि आप कुछ दिनों तक शांत छोटी रेंज में ट्रेड करते हुए देखेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे, लगेगा अरे ये क्या है, कुछ लाइफ में मज़ा नहीं है, फन नहीं है। आइए चलिए थोड़ा उतार चढ़ाव देखा जाए। वोलेटिलिटी करने के बाद थोड़ा ऐसा होगा कि अब थक गए हैं भाई, बहुत ऊपर नीचे हो गया, थोड़ी शांति रखी जाए। तो ये दोनों ही तरह की जो ट्रेंड है बाजार की, ये थोड़े थोड़े दिनों में बदलती रहती है। तो जो पिछले हफ्ते हमने भारी उतार चढ़ाव वाले सेशंस देखे थे, अमेरिका में भी एक दिन की छुट्टी की वजह से हम बच गए थे, याद होगा आपको, नहीं तो शायद हाल और ज़्यादा बुरा होता। और जब हम शुक्रवार को खुले तो 16,375 का लो बनाकर वहाँ से घूमे भी। सिमिलरली इस हफ्ते अमेरिकी बाजारों में थोड़ा शांत और सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि न तो परमानेंट वॉलेटिलिटी है और न ही परमानेंट स्टेबिलिटी है। उतार चढ़ाव भी परमानेंट नहीं है, तो एकदम सीमित दायरे में कारोबार भी परमानेंट नहीं है, बदलते रहेंगे। सिमिलरली न तो ऊंची ब्याज दरें परमानेंट है और न ही 0% इंटरेस्ट रेट परमानेंट है। जो आपने दक्षिण कोरिया का उदाहरण दिया, बिल्कुल ठीक बात है। सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरे दुनिया को पता है और अमेरिका वालों को पता है कि 0% ब्याज दरें लाइफ लॉन्ग रहेंगी नहीं, कभी तो बढ़ेंगी। अब यही नहीं पता होता कि कब बढ़ेंगी, करेक्ट। ये शायद आपके हमारी छोड़ दीजिए,
फेड को भी नहीं पता कि वो कब से बढ़ाएंगे, क्योंकि बढ़ाने के पीछे ढेर सारे उनके ट्रिगर्स हैं। अब साउथ कोरिया ने बढ़ाकर एक संकेत दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज़्यादा दुनिया भर के बाजारों को फ़र्क पड़ता है। हाँ, एक बार एक्शन हुआ है, पहली बार हुआ है किसी एक सेंट्रल बैंक या देश की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाने का, तो उस लिहाज से आपकी नज़र जाती है, हेडलाइन बनती है, हम डिस्कस करते हैं। लेकिन कोरिया पूरे दुनिया भर के बाजारों पर असर डाले और ये संकेत दे कि पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने वाली है, शायद ये समझना और ये विश्लेषण करना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो कुछ हमें समझना है वो जेरेमी पावेल साहब समझाएंगे हमें शनिवार को, जब उनकी माफ़ी दीजिएगा शुक्रवार शाम को, कल शाम को जब उनकी स्पीच होगी वहाँ जैक्सन हॉल में। और मुझे लगता है कि सोमवार सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे कि उनकी स्पीच के बाद अमेरिकी फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करके हमें सोमवार की ओपनिंग देखते हैं। तो आज और कल के सेशन तो हम शायद आसानी से निकाल पाएँ। सोमवार का सेशन हमारे लिए मेक और ब्रेक का होगा और यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि अमेरिकी फेड के चेयरमैन क्या सोचते हैं ब्याज दरों के बारे में, क्या सोचते हैं लिक्विडिटी के बारे में, और क्या सोचते हैं स्टिमुलस पैकेज के बारे में, क्या सोचते हैं वो इकोनॉमी की ग्रोथ में जो रिकवरी आती हुई दिख रही है, इकोनॉमी में जो रिकवरी आती दिख रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मुझे लगता है इन 3-4 सवालों के जवाब दीप हमें इस वीकेंड पर मिल जाएंगे और अगले हफ्ते से हम अमेरिकी बाजारों को और ग्लोबल मार्केट्स को ज़्यादा निर्णायक तौर पर काम करते हुए देखेंगे। और तब तक हमारे लिए एकदम डिसीजन साफ है, अमेरिकी बाजारों का रुझान साफ है, डायरेक्शन साफ है और वो है तेजी का। लगातार 4 दिन रिकॉर्ड बनाना कोई छोटी बात नहीं है। पहले 5 दिन रिकॉर्ड बनाने के बाद अमेरिकी बाजार थोड़े वोलेटाइल हुए, इस बार 4 दिनों तक फिर से रिकॉर्ड बना चुके हैं। बैक टू बैक रिकॉर्ड इस तरह के बनना वाकई में कमाल है। तो अमेरिकी बाजारों में ताकत है और इस ताकत में कभी कभार एक दिन में, 1.5 दिन में आपको हल्का फुल्का शार्प करेक्शन देखने को मिले, उससे डरिए और घबराइए मत, वहाँ तक पहुँचने की तैयारी है। बेसिकली आप समझ लीजिए ब्रॉडली डाउ की रेंज जो है नीचे की तरफ 34,800 के आसपास, ऊपर की तरफ 35,800 के आसपास, ठीक है ना। इसको मिला लीजिए सेम बैंक निफ्टी के हिसाब से। दीप देख एक बार करके देखिए जरा, 1-2 दिन बैंक निफ्टी और डाउ के लेवल ऑलमोस्ट सेम आते हैं। बस फ़र्क इतना ही है कि बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा है, डाउ वॉलेटाइल नेचुरली कम है, लेकिन रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी की मुझे लगता है लगभग डाउ की और बैंक निफ्टी की सेम नज़र आ रही। बैंक निफ्टी में भी नीचे 34,800 सपोर्ट है, ऊपर में 35,800 36,000 रुकावट है। 600 के आसपास बंद हुआ है, ये 400 के आसपास बंद हुआ है। डाउ का हाई मेरे ख्याल से 35,671 के आसपास का है। बस फ़र्क इतना ही है कि डाउ अपने लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक है, बैंक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई 37,700 से अभी भी काफ़ी दूर है, 2,000 पॉइंट। जी दीप। सर व्यूअरशिप एक्सपैंड करनी है तो रोज अपनी स्ट्रैटेजी में अब डाउ के लेवल्स भी डिस्कस करना शुरू कर दें सर। पता चला जो है वो भी छोड़ के चले गए कि हम हमारा काम ढंग से कर ले दीप, उतना ही काफ़ी है। बट हाँ ठीक है, जितना समझ में आता है उतना हमारे दर्शकों को बता दिया जाए, उतना ज़रूर है कि कभी कभी कुछ लेवल्स, कुछ रेंज, कोई भी इंडेक्स हो, सी इंडेक्स इज जस्ट ए नंबर, और अगर आप नंबर को एनालाइज कर रहे हैं तो फिर शायद कर सकते हैं, ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, इकोनॉमी के डेटा ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कर सकते हैं। आखिरकार हमारे लोग भी वहाँ जाकर पैसा लगाते हैं, वहाँ के फंड मैनेज करते हैं। कई सारे हिंदुस्तानी है जो अमेरिका में फंड मैनेजर है, अमेरिका के लोग भी तो हिंदुस्तान में आकर पैसा लगा रहे हैं, ढेर सारी एफ हैं। तो अल्टीमेटली समझ तो बन जाती है, बात सही है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो डाउ क्या, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि पहली चीज़ कौन करे, क्या करना है करके, दूसरा सही है। तो पहला तो करे कौन और दूसरा क्यों करें, क्या करना है, इतनी मेहनत कौन करे। अगर थोड़ी मेहनत करें तो डाउ भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। जी मजा आएगा सर। अब तक तो एसजीएक्स और भारतीय बाजार आपके लेवल्स का इंतजार करते थे, अब डाउ पर भी इंटरेस्टिंग लेवल्स की व्यू आपसे जानेंगे। बट सर आज की स्ट्रैटेजी समझें उससे पहले एक बार जरा एक्सपायरी पर भी व्यू दे दें। काफी वॉलेटाइल सीरीज रही है अगस्त की, और आप शुरुआत से ही बात भी कर रहे थे कि उतार चढ़ाव के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हालांकि विक्स वैसा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, पर जैसी ब्रॉडर मार्केट्स में इस सीरीज में गिरावट हुई है, इंडेक्स पर भी हमने नए रिकॉर्ड्स देखे हैं, पर पार्टिसिपेशन थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। कैसे समझें इस सीरीज को एक्सपायरी से पहले? दीप बहुत ही क्लियर कट डेटा निकल कर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि न 16,500 के नीचे एक्सपायरी होगी, न 16,700 के ऊपर। जिस तरह के डेटा बने हैं, दोनों ही आपके पिलर्स हैं, गोल पोस्ट बने हुए हैं। 16,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट्स में है, 16,800 पर कॉल पर हैं, तो और लगभग बराबरी का है। 16,500 के पुट पे 69 लाख शेयर हैं, 16,700 के कॉल्स पर 68 लाख शेयर है, नहीं एकदम बराबर है, ठीक है ना। अब इसके बीच में आप आ जाइए, 16,600 के पुट पर 50 लाख शेयर हैं
और 16,600 के कॉल्स पर 29 लाख शेयर। तो थोड़े से पुट राइटर 16,600 पर हावी है, थोड़ा सा हायर एंड पर है। तो ज़्यादा संभावना अभी जो दिख रही है निफ्टी के आज की एक्सपायरी की, वो 16,600 से 16,650 की रेंज में अभी तक जो डेटा बने उसके हिसाब से। अब ये डेटा कैसे बदलेंगे खुलने के बाद, 16,600 का पुट राइटर कितना मजबूती से खड़ा रह पाता है, ये इंटरेस्टिंग होगा, पहला। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स किस तरह का रुझान दिखाते हैं, क्योंकि अब अगले 1-2 सेशन आज और कल हमें डाउ को थोड़ा ज़्यादा गौर से देखना है। नॉर्मल डेज में चल जाता है, लेकिन बड़ी मीटिंग के पहले, जैक्सन हॉल की मीटिंग के पहले डाउ फ्यूचर्स अपने आप को किस तरह से पोजीशन करते हैं, और उस हिसाब से भारतीय बाजार इमीडिएटली 1-on-1 कोरिलेशन, जैसा डाउ फ्यूचर्स चलेगा वैसे हम उस तरह से रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान में रखिए। आमतौर पर 1-on-1 कोरिलेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब अमेरिका भी बड़ी इवेंट का इंतजार कर रहा है तो हम भी उस लिहाज से करेंगे। तो फिलहाल जो डेटा दिख रहे हैं वो 16,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें निफ्टी, यानी कि 34-35 पॉइंट गिर भी जाए तो डरिए और घबराइए मत, तब तक आप कमज़ोर नहीं है। आपको आज के लिए कमज़ोरी तभी फील करनी है जब आप 16,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। 16,590, 16,600 ये हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है, और इसके नीचे से ही बाजार कमज़ोर होना शुरू होंगे, ये ध्यान में रखें। तो मेरा ये समझना है जो डेटा अभी तक बने हुए हैं, अभी का मुझे पूछेंगे तो 16,600, 16,625 इस रेंज के आसपास, 16,650 मान लीजिए, इस रेंज में एक्सपायरी होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और एक्सपायरी के दिन शायद आपको दोनों तरह के मौके मिले, कमज़ोर शुरुआत होकर अगर खुले और पहले सपोर्ट लेवल पर आते हुए नजर आएँ, वहाँ से खरीदारी करने में बिल्कुल भी चूकिए मत, लेना चाहिए। और अगर सुस्त शुरुआत होकर या मजबूत शुरुआत होकर पहले ऊपर खुल जाए तो वहाँ पर ऊपर में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखेगी, वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करना है। न बेचने में चूकना है, न लेने में चूकना है, लेवल्स पर नज़र रखनी है, वो मछली की आंख की तरह जैसे अर्जुन रखते थे, और ताकि आपका निशाना एकदम सही रहे। बस लेवल्स हैंडी रखिए अपने हाथ में ताकि दिक्कत ना हो। जी दी बिल्कुल सर, तो अहम लेवल्स पर रखेंगे नजर। और 2 दिनों से हालांकि इंडेक्स पर उतार चढ़ाव है, बट फिर भी हम निफ्टी पर नए रिकॉर्ड क्लोज देख रहे हैं, और आज भी संभावना है अगर उन लेवल्स की आप जो बात कर रहे हैं वहां पे आसपास क्लोजिंग हुई तो नया क्लोजिंग रिकॉर्ड तो एटलीस्ट बन ही सकता है। आइए सर, फिर आज का सेटअप समझते हैं। एक्सपायरी का इंतजार है, कैसे संकेत देख रहे हैं आप? ग्लोबल संकेत मैंने पॉजिटिव साइड पर रखे हैं दीप। अगर 4 दिनों से लगातार रिकॉर्ड बने तो फिर मुझे डाउ फ्यूचर्स की हल्की फुल्की कमजोरी से बहुत फर्क नहीं पड़ता, इसलिए संकेत पॉजिटिव हैं। एफआईज और घरेलू फंड्स की दोनों की तरफ से जो 2 दिनों से संकेत पॉजिटिव साइड पर थे, आज न्यूट्रल हुए हैं, खराब नहीं है, न्यूट्रल है, थोड़े से नीचे आए हैं, एक नॉच नीचे। एफएनओ के संकेत भी न्यूट्रल होते हुए दिखे, और साथ ही साथ सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव था, है, और अभी जल्द में इसमें बदलाव होने की संभावना नज़र नहीं आती। निफ्टी के कल ही के लेवल अगर आपको याद है तो फिर से लिखने और देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे याद है, क्योंकि कल के लेवल और आज के लेवल में कोई खास बदलाव है नहीं। और क्यों नहीं है वो भी बता दूं। वजह है कि अगर 10 पॉइंट का मूव क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी में दिखे तो फिर बदलाव होगा कहाँ से। तो 16,565, 16,590 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, कल भी यही था, आज भी यही है। 16,500, 16,530 इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आए तो बिना किसी को पूछे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है, और वो होगा 16,450 का। आगे और विस्तार से बताएंगे। ऊपर की तरफ 16,675, 16,725 यही रेंज कल दी थी, आपने देखा 16,714 का हाई बनाकर निफ्टी वहीं से घूमा है, एग्जैक्टली अपनी रेंज के ऊपरी एंड से। मुनाफा वसूली की रेंज 16,775, 16,800 अनलाइकली लगती है, लेकिन एक्सपायरी का दिन है और कॉन्फिडेंट होने में समझदारी नहीं, कोई भी लेवल, कोई भी रेंज कभी भी आ सकते हैं, तो ये आपको रखना है ऊपर की रेंज का ध्यान। अब आइए बैंक निफ्टी। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में रेंज नीचे की तरफ हल्की सी शिफ्ट हुई है 100 पॉइंट के आसपास की, और इसकी वजह यह है कि कल बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से फिसला है। 2 काम बैंक निफ्टी ने खराब किए, एक 36,000 तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही करेक्शन दे दिया, यानी कि ऊपर में मुश्किल आ रही है। एक वन डे वंडर था, परसों इतना तेजी से भाग गया। दूसरा, क्लोजिंग 101 पॉइंट ही सही लेकिन थोड़ी नीचे दी है, 125 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो 2 काम बैंक निफ्टी ने खराब किए, इस वजह से रेंज थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट की है। और अब आज सपोर्ट रेंज है 35,300, 35,425, इसके नीचे 35,025, 35,125 शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी कीजिएगा। ऊपर 35,700, 35,800 हल्की फुल्की रुकावट, 35,900, 36,100 वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिख सकती है। तो ये है दीप आपके लिए बड़े जोन जिन पर आपको रखनी है नजर। जी बिल्कुल सर, तो ये रहे आपके लिए बड़े जोन, नजर रखेंगे इस पर। दिन की ट्रेडिंग रेंज भी समझाएं सर। 16,565, 16,690 ये है आपके लिए दिन की छोटी रेंज। 16,530, 16,725
ये दिन की मीडियम रेंज के तौर पर लेकर चलें। ज़्यादा संभावना है कि इस रेंज में ही आप काम कर लें और पूरा दिन बिता लें। बड़ी रेंज के तौर पर 16,500 16,800 निकल कर आती है आपके लिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 35,425 35,500 दिन के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 35,300 छोटी रेंज के तौर पर काम करेगा। 35,300 35,800 दिन की मीडियम रेंज हो सकती है और 35,125 35,900 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लिया है। 35,900 35,925 36,000 ये रुकावट का लेवल है। फ्रेश तेजी बड़ी खरीदारी तब बनेगी जब बैंक निफ्टी 36,000 36,100 की रेंज को पार करके टिके। ये आपके लिए बैंक निफ्टी की रेंज। अब आइए एफआईज की पोजीशंस। इंडेक्स पोजीशन 1% घटी है, कोई खास बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो जरूर कम होकर आया है, 12 बेसिस पॉइंट घटा है, 1.27 के आसपास आया। लाइट है, कंफर्टेबल है और स्पेशली मंथली एक्सपायरी के दिन 1.27 का पुट कॉल रेशियो किसी भी लिहाज से ओवरबोट नहीं है। ये एक अच्छा संकेत है, यानी कि ऐसे में थोड़ा अगर बाजार नीचे आता है तो निचले स्तरों से बाजार को सपोर्ट मिल जाएगा, खरीदारी का भी और शॉर्ट कवरिंग का भी। कंफर्टेबल पुट कॉल रेशियो। विक्स 2% बढ़कर आया है, कोई खास चिंता की बात है नहीं। ये है आपके लिए सारे लेवल्स। जी दीप। बिल्कुल सर, तो एफआईएस की पोजीशन में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है और पीसीआर भी कंफर्टेबल है। देखते हैं आज एक्सपायरी पर फिर कैसा एक्शन रहेगा। अब आते हैं पोजीशंस पर सर। पहले तो बताएं एग्जिस्टिंग पोजीशंस वालों को क्या करना है आज। खरीदा जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो स्टॉप लॉस 16,450 के रखें। अब आप ये कहेंगे कि अब 16,635 पर बंद हुए, 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस मैं पर्पजली दे रहा हूँ। मैं कल आपके लिए स्टॉप लॉस बदलूंगा, आज नहीं। आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मुझे आपको डीप स्टॉप लॉस ही देना है। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं इतना डीप नहीं होना चाहिए, तो 16,490 का रख सकते हैं, 16,500 के थोड़ा सा नीचे। लेकिन एक दिन के लिए स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट की एक्स्ट्रा रिस्क रख लेंगे तो क्या जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। ट्रिगर नहीं होना चाहिए और आपका बचे रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशन। इसलिए आज से 16,450 एक दिन के लिए रखिए और बाकी बाद में और जो डे ट्रेडर हैं जिनको बहुत ही छोटा रखना है तो वो 16,565 इस टाइप का रख सकते हैं डे ट्रेडर्स के लिहाज से, आपको जो ठीक लगे। लेकिन सही और एक्चुअल स्टॉप लॉस 16,450 का निकल कर आता है। बैंक निफ्टी 35,500 का कल आपको स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, एग्जैक्टली वहीं से घुमा है बैंक निफ्टी। 35,499 का लो है। आई एम श्योर अब उसको आप कहेंगे कि नहीं हुआ होगा ट्रिगर। अब आपको थोड़ा सा नीचे, चूंकि 100-125 पॉइंट नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी, इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे ले जा रहा हूँ 35,400। डे ट्रेड के लिहाज से भी और क्लोजिंग लिहाज से भी 35,400 के नीचे अगर आज आप बंद होते हैं तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को थोड़ा कम कर लें। दिन के दौरान भी 35,400 टूटता है तो थोड़ा आपको लॉन्ग पोजीशन कम करनी चाहिए डिसिप्लिन के तौर पर। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो कल का स्टॉप लॉस 16,725 आपका ट्रिगर नहीं हुआ, लाइफ हाई बनने के बावजूद देखिए बच गए आप, और वहाँ से आपको 100-125 पॉइंट वापस मिले भी। सेम स्टॉप लॉस आपको आज भी रखना है 16,725, डे ट्रेड के लिहाज से भी और क्लोजिंग लिहाज से भी यही रखिए। ये ट्रिगर हो जाए तो छोड़ दीजिए, नहीं तो बचे रहेंगे आप। और बैंक निफ्टी पर आज मैं स्टॉप लॉस फिर वही दूर का दे रहा हूँ 36,050, कल वाला ही है, नहीं बदल रहा। कल भी आपका नहीं ट्रिगर हुआ, 35,925 के आसपास पहुँचे, वहाँ से घूम गए। आज भी थोड़ा दूर रखिए। कल एक्सपायरी होने के बाद, खत्म होने के बाद, आज खत्म होने के बाद कल मैं आपको स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर दूंगा, आज नहीं। आज बैंक निफ्टी में यही स्टॉप लॉस रखना है ताकि आपका स्टॉप लॉस टूटे ना, नुकसान ना हो। ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल हो गए ये सारे जो आपके सामने। तो दीप ये लेवल्स हैं जिन पर आपने को डिसिप्लिन के तौर पर पोजीशंस बनाए रखनी। जी बिल्कुल, और स्पेशली एक्सपायरी का दिन है तो डिसिप्लिन फॉलो करें। थोड़े बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं बट फिर आज वॉलेटिलिटी भी थोड़ी बढ़ सकती है। तो नई पोजीशंस के लिए क्या करें फिर आज सर? खरीदे निफ्टी 16,450 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने के लिए बढ़िया लेवल जहां पर हैं 16,590 16,565 16,530, अलग अलग लेवल पर आप जहां भी आपको ठीक लगे। प्री ओपनिंग सेशन में मैं 9:08 पे बताऊंगा कि एंट्री कहां होनी चाहिए। 16,450 का स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड है। 16,650 16,690 715 750 और उसके बाद 800, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए निफ्टी में आपको लॉन्ग पोजीशन धीमे धीमे निचले स्तरों पर क्रिएट करनी चाहिए। गैप बहुत दूर है, जहां बंद हुआ है वहां पर जहां स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। 16,450 का स्टॉप लॉस बहुत दूर का है, इसलिए आपको टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना है। 16,500 पे ले लीजिए, 530 पे ले लीजिए, 565 पे ले लीजिए, 590 पे ले लीजिए। आप कितना खरीदते हैं और कितने एग्रेसिव, उस हिसाब से आपका एंट्री पॉइंट बनेगा। एंट्री पॉइंट के लिए 4 पॉइंट आपको मैंने दे दिए जहां पर आपको करनी चाहिए एंट्री। अब आइए बेचने की बात है। तो देखिए 2 तरीके से, एक तो ये है कि भाई आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पर बेचिए 16,690 16,725 की रेंज में और 16,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दूसरा तरीका ये कि 16,800 के आसपास का इंतज़ार कीजिए, आए तो ठीक,
नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक चांस यहाँ पर लिया जा सकता है 16,690 16,725 की रेंज में। आप अगर निफ्टी कूद कर आए ऊपर, बेचिए वहाँ पर। टारगेट जो बनेंगे 16,635, 16,615, 16,575 और 535, ये सारे टारगेट हैं जिनके लिए निफ्टी में आपको करनी है बिकवाली भी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदना है, नीचे भी खुल सकता है, नीचे मिलेगा भी 35,300 35,425, ये रेंज मुझे ठीक लगती है। वैसे आप मुझे बेस्ट रेंज पूछेंगे तो मैं 35,000 के नज़दीक खरीदना चाहूँगा कि 35,000 35,125 के आसपास, बट आई डोंट नो उतना दूर उतना नीचे आएगा कि नहीं आएगा। एक बार आप यहाँ भी चांस ले सकते हैं 35,300 35,425 की रेंज में। स्टॉप लॉस आपका 35,100 का होना चाहिए। टारगेट 35,500 35,575 700 800 900, ये सारे टारगेट्स के लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को ज़रूर करें। एक तरीका तो ये कि सीधा 36,000 का स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट कर दें, तो थोड़ा दूर हो गया, 300 पॉइंट दूर है, 300 क्या 400 दूर है, 600 पे बंद हुआ है। तो इतना दूर का स्टॉप लॉस लगाने के बजाय आप बेचिए रेंज में 35,800 36,000 की रेंज मिले वहाँ पर ज़रूर बेचिए। 35,700 से मूड बनाना शुरू करें कि कहाँ पर बेचना है। ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को, हमारे मूड माहौल को, निफ्टी की हालत को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका शॉर्टिंग पॉइंट क्या होगा। 36,000 की जितना नज़दीक बेचेंगे उतना सेफ है। 36,100 का स्टॉप लॉस है। 35,700 600 500 425, ये लेवल्स हैं जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में, और नीचे जाएं तो एक और ऐड कर लें 35,300 तक के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है बिकवाली। तो ये है आपके लिए दीप, खरीदारी और बिकवाली, इनकी सारी रेंज और लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। जी बिल्कुल, और क्लियर लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ा अपने रिस्क के हिसाब से ही करें ट्रेड। आखिरी बार इस सीरीज में सर बैन लिस्ट के अपडेट वापस आ गया है। बैन में नैल्को, बट बैन से बाहर है कैनरा बैंक, सेल, एनएमडीसी और वोडाफोन आइडिया अभी भी बैन में है। यानी कि 4 स्टॉक्स है बैन में, जिनमें से 3 मेटल काउंटर्स रहेंगे, नैल्को, सेल, एनएमडीसी, और उसके अलावा वोडाफोन आइडिया जो आज की बैन लिस्ट में है। फंड्स का डेटा भी समझें सर। एफआईज का डेटा जो आज आपने न्यूट्रल रखा है, डीआईएस भी न्यूट्रल रखा है, कैसे देख रहे हैं फंड के डेटा को? न्यूट्रल इसलिए रखा है दीप कि कैश मार्केट में तो एफआईज रोज बेच रहे हैं, और कल भी बेचा है 1,072 करोड़ का, लेकिन अब तक डेटा पॉजिटिव इसलिए लग रहे थे कि एक्सपायरी के हफ्ते में कैश मार्केट में बेचकर भी फ्यूचर्स में अच्छा खरीद रहे थे। करेक्ट, तो फ्यूचर्स में कल हाथ रोका है। खरीदा तो है, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदा है। 78 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में बहुत छोटी है। 818 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है, छोटी तो नहीं है, लेकिन कैश की बिकवाली से थोड़ा सा कम है। और पिछले 2 दिनों में जितना भर भर कर खरीद रहे थे कैश मार्केट की बिकवाली के मुकाबले में स्टॉक फ्यूचर्स ज़्यादा खरीद रहे थे, वैसा नहीं है। इसलिए आज डेटा मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे। अब आइए घरेलू फंड। घरेलू फंड एक दिन 1,400 करोड़, एक दिन 2,200-2,300 करोड़ बढ़िया दबा कर खरीद रहे थे पिछले 2-3 दिनों से। कल के सेशन में हल्की फुल्की बिकवाली है 151 करोड़ की, बड़ी नहीं है लेकिन हल्का सा नेगेटिव फिगर है, और इसलिए ये डेटा भी आपके लिए न्यूट्रल है। तो एफआईज और घरेलू फंड इसीलिए दोनों ही डेटा आज न्यूट्रल रखे। आपको याद होगा दीप, कल और परसों 2 दिन लगातार हम आपको एक बात कर रहे थे कि बाजार अगर किसी भी वजह से दिन के दौरान एक करेक्शन दिखाता है, जो कि दिखा रहा है, तो उसमें आपको खरीदारी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से करनी चाहिए, हमारे अपने ट्रिगर, और वो है एफआईज की तरफ से खरीदारी फ्यूचर्स में, कैश मार्केट में घरेलू फंड्स की। तो वो एक बड़ा सपोर्ट था, वो कल के सेशन में मिसिंग था हालांकि, और शायद इसी वजह से कल बाजार ऊपर के लेवल पर एकदम टॉप पे बंद नहीं हुए, थोड़ा नीचे आकर बंद हुए। बट एनीवे, ऐसा नहीं कि बिकवाली है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जितनी दमदार खरीदारी थी उससे थोड़ा सा हाथ रोका है, बट ओवरऑल डेटा न्यूट्रल है। जी दीप, क्लियर है सर। तो ओवरऑल ये डेटा न्यूट्रल है। एफआईएस डीआईएस दोनों का हाथ थोड़ा रोका है यहाँ पर वायदा कारोबार से। हालांकि एक्सपायरी का दिन है, पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर आज के लिए? तो वैसे तो हम डिस्कस शुरुआत में कर ही चुके हैं। 16,500 16,702 की अहमियत अपन बता ही चुके हैं, और 16,600 के आसपास डेटा जिस तरह से बने हुए हैं वो क्लियर कट है। पुट कॉल रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बता दूं, 35,000 मजबूत सपोर्ट, 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में, 36,000 बड़ी रुकावट, 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, दोनों ही हाईएस्ट के आसपास मानकर चलें, 35,000 36,000। अब इस रेंज के बीच में आ जाए, हम क्या करेंगे? इस रेंज के बीच में 35,500 मेक और ब्रेक लेवल है। तो अगर आप लगभग 75-100 पॉइंट अगर कमज़ोर हो भी जाएं, आपको कमज़ोरी 35,500 के नीचे से ही गिननी है। 35,500 के पुट पे 19 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 16 लाख शेयर हैं, लगभग बराबरी का मामला है। हल्के से पुट राइटर्स यानी कि तेज़ी करने वाले हल्के से अपर हैंड पर हैं। तो 35,500 आपके लिए सबसे बड़ा अहम लेवल
निकल कर आता है। नीचे सपोर्ट इमीडिएटली जो आता दिखेगा वो 35,300 के आसपास आएगा। ऊपर तुरंत जो रुकावट है वो 35,700 35,800 की रेंज में है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सुस्ती वाला कारोबार बैंक निफ्टी में हो सकता है। ऊपर के लेवल पर आए, धीमे धीमे बेचिए। नीचे के लेवल पर 35,100 35,300 की रेंज सबसे बेस्ट रेंज तो मेरे लिए खरीदारी की 34,900 35,100 निकल कर आती है। अब आई डोंट नो 400-500 पॉइंट नीचे आता है या नहीं आता है, तो उसके पहले की जो रेंज है 35,300 35,425 वहीं से खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये डेटा आपके लिए बैंक निफ्टी के। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, आज के पूरे संकेत। मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो देखते हैं किस तरह से बाजार आज ट्रेड में करेंगे बिहेव। आइए फिर खबरों वाले स्टॉक्स के बारे में भी जानते हैं, कुछ ब्रोकरेज एक्शन में है उस पर भी डालते हैं नजर। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले ट्रिगर्स में एप्पल इंडिया पर नजर रखिए। शेयर विभाजन पर आज विचार होने वाला है, तो इस पर नजर रखिए। साथ ही अडानी ग्रीन एनर्जी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है कंपनी की। वैपको इंडिया का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए भी खुलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट स्टार सीमेंट यहाँ पर बायबैक की जो रिकॉर्ड डेट है वो आज के दिन की है और इसके जो भाव है वो 150 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। नए स्टॉक्स कल से एफएनओ सीरीज में शामिल होते हुए दिखेंगे और यहाँ पर 10 नई कंपनियां वायदा बाजार में अपनी एंट्री लेती हुई दिखेंगी सितंबर सीरीज से, जिसमें एमसीएक्स, कैनफिन होम्स, डिक्सन टेक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आईईएक्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश, इप्का लैब, ओएफएसएस, पॉलीकैब इंडिया और सिंजीन इंटरनेशनल शामिल है। कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स भी आए थे, जहां पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर के रिजल्ट्स आए हैं। Q4 FY21 के जून एंडिंग है इनकी जो फाइनेंशियल ईयर है, और यहां पर जो नंबर्स दिख रहे हैं लार्जली जो है डाउनसाइड दिख रहा है। खासकर अगर आप मुनाफा देखें तो सालाना आधार पर करीबन 29% गिरकर 49 करोड़ पर आया है और साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 17.4% से घटकर 9.6% हुई। हालांकि आय में 24% का उछाल के साथ करीब करीब 800 करोड़ के रेवेन्यू जो है कंपनी ने दर्ज किया है और डिविडेंड भी 80 रुपए प्रति शेयर का ऐलान किया है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ट्रिगर्स और नतीजे एक दो करके आ रहे हैं। उसमें से पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ, इसके भी नतीजे आए हैं, वहां पर भी रहेगी नजर। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले वैपको इंडिया, यहाँ पे आप नजर रखिए। आज रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल जो नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुला था, ये 2.33 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अच्छा रिस्पांस मिला है वेबको को इस बार। और आप देखिए जो फ्लो प्राइस तय की गई थी वो 6,900 रुपीज़ प्रति शेयर पर तय की गई थी, जो कि डिस्काउंट पर है। इसके साथ ही बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी आप नजर रखिए, जहाँ पे 3,000 करोड़ के QIP खोलने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। जो फ्लो प्राइस है वो प्रीमियम पर है, करीब 2% का प्रीमियम है, 66 रुपीज़ 19 पैसे प्रति शेयर पर तय की गई है। और जो फाइनल प्राइस है, फाइनल साइज है, वो 30 अगस्त को बोर्ड की बैठक होगी जहाँ पे तय किया जाएगा। भारतीय एयरटेल पर नजर रखें, 29 अगस्त को फोन जो पूंजी है वो जुटाने के लिए बैठक होती हुई दिखेगी। साथ ही कंपनी का कहना है कि इक्विटी के जरिए, साथ ही डेट के जरिए, वेरियस मिक्स के जरिए यहाँ पे पूंजी जुटाने की योजना फिलहाल कंपनी की है। केम्प्ला सनमर यहाँ पे भी नजर रखिए, जहाँ पे 2 म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सेदारी खरीदी है और बढ़ा भी दी है। SBI म्यूचुअल फंड, इन्होंने करीब 3.5% हिस्सा खरीदा है और अब SBI म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी है वो 4.9% से बढ़ी है, 8.25% हो चुकी है। इसके साथ ही अब देखिए मिरे एसेट म्यूचुअल फंड, इसने भी हिस्सा खरीदा है, करीब 1.87% हिस्सेदारी खरीदी है। इनकी भी जो हिस्सेदारी है वो करीब 5% थी, वहां से बढ़ी है, 6.84% हो चुकी है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, इसमें भी आप नजर रखिए, जो फंड्स है वो बाय करते हुए दिख रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल 23 अगस्त को कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, करीब आधे % की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है, तो इसके चलते भी ये स्टॉक लगातार फोकस में बना हुआ है। बिल्कुल, और कल हमने देखा भी था GE शिपिंग में बढ़िया उछाल आया। हालांकि 2 दिन पहले की ये खरीदारी की खबर है, बट फिर भी शिपिंग स्टॉक्स पर एक्शन बन रहा है। 10 साल की ऊंचाई पर है फ्रेट रेट्स इस समय। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें और कुछ बल्ड डील्स भी हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। दो खबरें हैं। मैक्स हेल्थ केयर कंपनी ने एल्प्स हॉस्पिटल लिमिटेड में 50 करोड़ के एडिशनल निवेश को मंजूरी दी है। एल्प्स हॉस्पिटल लिमिटेड कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी है। राइट्स इश्यू में सब्सक्रिप्शन के जरिए निवेश की योजना है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट पर नजर रखें। एविएशन मंत्री ने 22 राज्य और यूनियन टेरिटरीज को एटीएफ पर चिट्ठी लिखी है। एटीएफ पर वैट को 1 to 4% की सीमा में करने की अपील की गई है। हवाई यात्रा को गति देने के लिए वैट में बदलाव करने की यहां पर अपील है, जिसके चलते एविएशन स्पेस पर्टिकुलरली इंटरग्लोब एविएशन स्पाइसजेट फोकस में रहेंगे। बल्क डील और इनसाइडर ट्रेड है मेरे पास। हिंद रेक्टिफायर्स में कसीनी पार्टनर्स ने 98,612 शेयर्स की खरीदारी 181 रुपये और 90 पैसे प्रति शेयर दाम पर की है। इनसाइडर ट्रेड्स में केईआई इंडस्ट्रीज प्रमोटर ने करीब 2 लाख शेयर्स ओपन मार्केट के जरिए बेचे हैं। इसके अलावा अल्काइल अमाइन केमिकल्स प्रमोटर ने 34,600 शेयर्स की बिकवाली 23 से 24 अगस्त के बीच की है। वहीं एरिस लाइफ साइंसेज प्रमोटर ने 34,534 शेयर्स की खरीदारी 20 से 24 अगस्त के बीच की है। और एलजी बालकृष्णन ब्रदर्स में प्रमोटर ने करीब 1,72,000 शेयर्स की बिकवाली की है 20 से 24 अगस्त के बीच। बिल्कुल, तो ढेर सारा फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन आपको होते हुए दिखा है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज यहां पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। आइए नजर डालते हैं आज के ब्रोकरेज एक्शन पर भी एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज से 5 रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 685 रुपये के लक्ष्य के लिए। 612 जो है कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि कैपिटल रेजिंग कर रहे हैं। हालांकि थोड़े से सरप्राइज हो गए। मान रहे कि अभी फिलहाल जो है पूंजी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से अगर इंडस टावर्स में अगर ये थोड़ा सा स्टेक बढ़ाते हैं तो ये नेगेटिव हो सकता है, तो इसको क्लोजली वॉच करेंगे। वोल्टास जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया 1200 रुपये का। 960 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि इन्होंने बेको के साथ 2016-17 में जो जेवी किया था वहाँ से अब काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट और ग्रोथ देखने को मिल रही है। मान रहे कि FY25 से अगर आप देखें तो एबिटा ब्रेक इवन भी हो जाएगा। तो अच्छी ग्रोथ, अच्छी तेज़ी जो है बेको के जेवी में ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मेरे को यहाँ पर नजर रखिएगा। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 600 रुपये के लक्ष्य के लिए। 512 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि हेल्दी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आपको आगे जाकर देखने को मिल सकती है। और बढ़िया बात यह भी है कि पीयर्स की तुलना में अगर आप देखें तो मेरिको के जो वैल्यूएशन है वो इन्हें सस्ते नजर आ रहे हैं। गुजरात गैस लगातार दूसरा दिन है पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 733 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 711 रुपये के आसपास है। ये कह रहे हैं जो उन्होंने गैस की कीमतें 4 से लेकर 12% तक बढ़ाई हैं, इससे आगे मार्जिन पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। और अंत में नज़ारा टेक, यहाँ पर काफ़ी शानदार रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है और लक्ष्य दिया है 2070 रुपये का। कह रहे हैं कि गेमिंग इकोसिस्टम को प्ले करने का बेहतरीन स्टॉक है। आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। ओके, तो जो खेल खिलाने वाली कंपनियां उनमें खेलो। बिल्कुल। ओके, तो नज़ारा है ये आज की सबसे दमदार रिपोर्ट जेफरीज की तरफ से 2070 के टारगेट के लिए बेहतरीन रिपोर्ट्स आज आती हुई दिखी है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। सेठी साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बाजार में बिल्कुल पिछले 3-4 दिनों से अच्छी खासी तेजी का माहौल है। सेंटिमेंट्स में पिछले वीक के कंपैरिजन में काफी अच्छा खासा सुधार हुआ है और खास करके ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में तो एक अच्छी तेजी पिछले इस सोमवार से ऑलरेडी बनी है। और मुझे लगता है इस बाजार में इन लेवल्स पे भी या कोई भी गिरावट में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। जहां तक मेरी आज की पिक ऑफ द डे का सवाल है अनिल जी, जो मेरा F&O स्पेस से पिक ऑफ द डे है वो रहेगा आज ऑरोबिंदो फार्मा, जो कि कल 696 के आसपास बंद हुआ है। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 715 का, मतलब आज का ही टारगेट 715 का है और स्टॉप लॉस रखना है 685 रुपये का। ओके, 685 का स्टॉप लॉस, 715 के टारगेट। औरोबिंदो फार्मा पिक ऑफ द डे के तौर पर। और औरोबिंदो फार्मा 2 दिन पहले कुणाल जी और राकेश जी ने भी खरीदारी करने की राय दी थी और उनका कहना था कि काफ़ी गिर चुका है, एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ से तेज़ी बन सकती है। देखते हैं आज एक्सपायरी के दिन कितनी शॉर्ट कवरिंग, कितनी खरीदारी और बनती हुई दिखती है। लेकिन सेठी साहब से कुछ और बेहतरीन पिक्स भी लेंगे, उनके पास बड़ा खजाना होता है।
लेकिन तब तक आइए हमारे दूसरे एक्सपर्ट से भी पहले एक बार उनसे जान लें उनकी पसंद का शेयर। किरण जी बताइए। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। दीप वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरा सेल कॉल है और सेल करना है, बेचना है मारुति। मारुति ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अनिल जी तोड़ दिया है। 6755 का वो सपोर्ट था। मल्टीपल टाइम्स इसने ये सपोर्ट टेस्ट करके एक अच्छे बाउंस बैक दिलाते नजर आए थे, पर कल के सत्र में इसके नीचे की क्लोजिंग मिली है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरा मानना है कि 6770 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस लेनी चाहिए। पहला टारगेट मेरा 6620 का रहेगा, जो कि आज के लिए रहेगा, पर अगर 6620 6600 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है आज कल में, तो मेरा मानना है कि 6450 के टारगेट्स आपको आते यानी सितंबर सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो पहले आज के लिए ट्रेड करना है। अगर इसके नीचे ट्रेड करते रहेंगे तो मेरा मानना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपके शॉर्ट पोजीशंस बनाए रखनी चाहिए मारुति में। ओके तो मारुति है वो स्टॉक जहां पर आपको करनी है बिकवाली। 6770 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करें, ये राय है किरण जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी की राय है और खरीदना है क्रिसिल को। क्रिसिल के चार्ट पर हमने देखा कि कल एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ा है अनिल जी, तो मुझे लगता है कि ये बिना रुके आपको सीधा 3100-3200 के स्तर दिखाएगा। तो 3100 के टारगेट के लिए क्रिसिल में मेरी खरीदारी की राय है और 2650 रुपए पर यहां स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये है एक और मजबूत स्टॉक और आज ट्रेडर्स डायरी में भी इस स्टॉक को शामिल किया गया था। कुछ बड़ा कमाल करने की तैयारी में है क्रिसिल। आज के सेशन में रखिए नजर। कहाँ रखनी है नजर, बंसल जी बताइए। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी पहले तो आप ये बताइए कि आज आप क्या स्पेशल करने वाले हैं। मुझे आप स्टूडियो में दिख रहे हैं और साथ साथ अनिल जी मैं किरण जी को भी देख रहा हूँ, पुराने मतलब कि थर्सडे वाले फील में है। और कुणाल जी तो ऐसी शर्ट पहन के आए अनिल जी जैसे कहीं माउंटेन वगैरह मतलब कि पहाड़ों पर चढ़ने जा रहे हैं, रिवर राफ्टिंग जा रहे हैं। ये नहीं अनिल जी, आज आप क्या स्पेशल कर रहे हैं जो मतलब आप स्टूडियो में आए हुए हैं आज? देखिए बंसल जी, आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं, मेरा हमेशा से यही रहा है करने के बाद बताता हूँ, करने के पहले बोलने वाली आदत मेरी है नहीं। तो कर लेने दीजिए, फिर बाद में बताता हूँ कि क्या कमाल करने वाला हूँ। तो पहले बोले ना हो तो उससे बढ़िया है पहले करके दिखाए, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और बाकी रहा सवाल कुणाल जी का, हाँ कुणाल जी काम करने के मूड में दिख नहीं रहे। आज पूरा जिम्मा आप ही के ऊपर होगा। तो आप और माउंटेन भी चढ़ना है 16,715 का निफ्टी का नया हाई। तो देखते हैं, आज एक्सपायरी का दिन है, ज़बरदस्त सेक्शन है। तो बताइए आज आपने कौन सा शेयर चुना है? देखिए अनिल जी, मेरा जो स्टॉक है वो है टोरेंट पावर। अनिल जी टोरेंट पावर पर खरीदारी की राय है। 465 465 का स्टॉप लॉस है, 483 के टारगेट के लिए टोरेंट पावर है अनिल जी, खरीदारी की राय। और अनिल जी एक चीज और अपडेट देना चाहूंगा कुणाल जी, अनिल जी पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं। मुझे याद है अनिल जी आज शाम को वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड नहीं है बट एक वैक्सीनेटेड पर्सन से मिलने आ रहे हैं और पूरी मतलब अच्छे से तैयार व्यार होके आ रहे हैं अनिल जी। चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क, चाहे वैक्सीन हो ना हो, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें और उसके साथ मेल मुलाकात करें, खाए पिएं, एंजॉय करें, हैव अ नाइस इवनिंग। लेकिन उससे पहले आइए कुछ और स्टॉक्स वहाँ करते हैं फोकस। सेठ साहब बताएं सर, आपकी लिस्ट में और कौन सी पिक्स हैं, वायदा कारोबार के कौन से शेयर हैं जिन पर रखनी है आज नज़र? बिल्कुल अनिल जी, जो और 2-3 स्टॉक्स और रिकमेंड करना चाहूंगा वायदा कारोबार से। एक तो रहेगा ट्रेंट, जो कि टाटा ग्रुप की रिटेल वाली कंपनी है। इसका मुझे आज लगता है 915 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ है। 935 का टारगेट है और 905 रुपए का स्टॉप लॉस। और इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा लिमिटेड जो कि 750 पे बंद हुआ है, उस पर भी खरीदारी करने की सलाह है 770 के लेवल्स के लिए, 740 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एस्कॉर्ट्स में भी खरीदारी करनी है जो कि कल 1342 के लेवल पे बंद हुआ है। इस पे 1365 का टारगेट और 1330 का स्टॉप लॉस। तो ट्रेंड है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करनी है। 905 का स्टॉप लॉस लगाइए और 935 का रखिएगा टारगेट। एलेम्बिक फार्मा, एक बार जरा इसके भी स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से बताएं सर। 747 पर बंद हुआ है, 740 का स्टॉप लॉस है, बिल्कुल ठीक है, और 770 का टारगेट, ये भी मेरे लिस्ट में आ चुका है। एलेम्बिक फार्मा ये खरीदें। एस्कॉर्ट्स, इसके लेवल्स बता दें, इसके नोट करने रह गए। अनिल जी एस्कॉर्ट्स के लेवल्स आज के टारगेट है 1365 के, स्टॉप लॉस रखना है 1330 रुपए का। ओके, 1330 का स्टॉप लॉस, 1365 का टारगेट। तो ये 3 स्टॉक और ऐसे हैं
जो पसंद आ रहे हैं इस वक्त सेठी साहब को, तो इन स्टॉक्स पर भी रखेंगे नज़र एक और स्टॉक पर रखनी है और वो है नज़ारा टेक्नोलॉजी। सेठी साहब जरा इस पर अपनी राय दीजिए। जेफरीज की एक दमदार रिपोर्ट आई है 2070 का टारगेट के साथ में, है हिम्मत खरीदारी करने की 1600 रुपये के आसपास? देखिए, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं उनको प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा से मिलता है। ऑल्दो एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन जो अपन ट्रेडिशनल पैरामीटर्स पे अगर इसकी वैल्यू करेंगे तो, बट अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। हाल ही में लिस्टिंग हुई है, लिस्टिंग के बाद भी अच्छा किया है स्टॉक ने और मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। ये जो टारगेट्स है ये मुझे लगता है साल 1.5 साल में डेफिनेटली आ सकते हैं। ओके, साल 1.5 साल में ये टारगेट्स नज़ारा टेक्नोलॉजी के आने की तैयारी में है। एक और आपका पसंदीदा शेयर कुणाल जी, भारती एयरटेल, खबर ये आई कि इनकी बोर्ड मीटिंग होने की तैयारी में है और ये पूंजी जुटाने पर विचार करेंगे 29 अगस्त, यानी कि 2 दिन बाद यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होगी। भारती एयरटेल खरीदना चाहिए? अनिल जी देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है। भारतीय एयरटेल में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद बाजार के साथ करेक्ट हो रहा है और मुझे लगता है अनिल जी अब एक सपोर्ट पर ट्रेड हो रहा है, तो बिल्कुल इन स्तरों पर बाय करने के चलना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये स्टॉक पर एक मेजर सपोर्ट जो है वो अब 608-609 रुपए के आसपास है और वो लेवल जब तक वायलेट ना हो तब तक लॉन्ग पोजीशन पर ही कायम रहना चाहिए। ऊपर खुला नीला आकाश है, बहुत बड़ी तेजी की संभावना दिखती है, तो मेरी राय में अनिल जी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बाय करके चले, खरीदारी करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 29 तारीख को होगी बैठक, बोर्ड बैठक, उसमें फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा, जो इक्विटी और डेट यानी कर्ज भी होगा और पूंजी भी होगी, दोनों तरीके से। किरण जी, बैंक ऑफ इंडिया 3000 करोड़ रुपए का QIP खोलने को मंजूरी मिल चुकी है बोर्ड से। फ्लोर प्राइस 66 रुपये के आसपास है, थोड़ा सा प्रीमियम पर है। देखते हैं इशू की प्राइसिंग फाइनल क्या होती है, ये 30 अगस्त को पता चलेगा। इस दिन बोर्ड बैठक होगी, हो सकता है थोड़ा डिस्काउंट पर हो भी। क्या अच्छे लेवल हैं बैंक ऑफ इंडिया में अगर खरीदारी करनी है तो? अनिल जी, पिछले 6 महीने का चार्ट देखते हैं, 6-7 महीने का, तो लगभग 62 रुपीज बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन के नजर आ रहा है और वही लेवल था ब्रेकआउट, जहां पे जब फरवरी में एक अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिली थी। तो मेरा मानना है कि 62 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके आसपास आपको बाय करनी चाहिए और 59 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और ये पुल बैक जो आएगा इस स्टॉक में वो लगभग 70 से लेके 75 तक ले जा सकता है इस स्टॉक को। तो 70 से 75 तक के लेवल्स बन सकते हैं, खरीदारी करें गिरावट में बैंक ऑफ इंडिया में। फंड रेजिंग की बात निकली तो सेठी साहब एक और स्टॉक पर आपसे राय लूंगा, वो है जिंदल स्टील एंड पावर, JSPL। 30 अगस्त को इसकी भी बोर्ड बैठक होने वाली है, ये भी फंड जुटाएंगे लेकिन कर्ज के जरिए। तो एक तो JSPL पर राय दें और दूसरा आपके फेवरेट सेक्टर पर, मेटल्स पर, क्या मौके हैं अब भी खरीदारी करने के? बिल्कुल अनिल जी, एक तो JSPL पे जो खबर है उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। जिस तरह का आजकल मेटल्स में ट्रेंड चल रहा है या जो मेटल्स में तेजी चल रही है, और फिर एक और अच्छी बात यह है कि इन सब स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। पिछले सप्ताह जो मार्केट हुई थी मेटल स्टॉक्स में, तो उसमें सभी स्टॉक्स अच्छे से करेक्ट हुआ। मुझे लगता है ये जो 375-76 के लेवल्स पे ये स्टॉक बंद हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल JSPL में भी खरीदारी करनी चाहिए। मुझे तो बहुत ही जल्दी इस स्टॉक में 400-410 के लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जहां तक मेटल स्पेस का सवाल है अनिल जी, मैं बुलिश रहा हूं और मैंने निचले लेवल्स पे हर एक मेटल स्टॉक को रिकमेंड किया है, चाहे वो वेदांता है, टाटा स्टील है, JSPL, JSW स्टील, हिंडाल्को, नाल्को, सभी को बहुत ही निचले लेवल से रिकमेंड करते आ रहा हूं। और यहाँ पे भी मुझे लगता है जो पिछले सप्ताह या पिछले 10 दिनों में, मतलब इस सोमवार से पहले जो मार्केट हुई है उसके बाद सबने रिसेंट हाइट से 10-15-20% के करेक्शंस दिए हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। हालांकि वहां से थोड़े रिकवर हो गए हैं, बट मेटल्स की तेजी अभी सस्टेनेबल है और आगे भी चलती रहेगी। तो मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी के जो मेटल स्टॉक्स है, जो भी भले वो वेदांता हो, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, सब में मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। ओके, FL इंडिया ये एक और स्टॉक है जहां पर नज़र रखनी चाहिए। स्टॉक स्प्लिट को लेकर आज बोर्ड बैठक है। जरा बंसल जी इसके चार्ट्स देखिए। FL इंडिया क्या करना चाहिए, कुछ खरीदारी की जाए या छोड़ दें, कोई खास बात नहीं? देखिए अनिल जी, काफ़ी समय से ना स्टॉक करेक्शन के अंदर है, करेक्टिव जोन के अंदर जा रहा है और नीचे में इसका 3650 सपोर्ट है। काफ़ी क्वेरीज सोशल मीडिया पे भी आती हैं इसको लेके, काफ़ी लोगों ने ले रखा है, तो लेवल सुन लें। 3650 नीचे में एक सपोर्ट है। टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ ऊपर में रिवर्सल होगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर खरीदारी तभी करनी चाहिए जब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। तो सारे दिग्गज पैनलिस्ट
बैठे हुए हैं, तो जैसे ही पॉजिटिव क्रॉस ओवर आएगा तो अनिल जी मेरा ऐसा मानना है किसी ना किसी की एक ओवरवेट खरीदारी की राय आएगी, तो एज ऑफ नाउ कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त एफएल इंडिया पर आती हुई। वायदा कारोबार में 10 नए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं और सेठी साहब आपको ये बताना है कि उनमें से आपको क्या पसंद है। 10 में से नहीं, 9 में से ही बताना है, क्यों 9 में से नहीं 8 में से ही बताना है, क्योंकि 2 तो मुझे पता है कि आपको पसंद है। एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जो आप पिछले हफ्ते में 2-3 बार रिकमेंड कर चुके एक हफ्ते में, और दूसरा मुझे पता है आपको IEX, जो 200-250 रुपये से आप लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। तो पहले तो ये बता दें अब भी पसंद है ना ये दोनों, और बाकी 8 जो नए शामिल हो रहे हैं उनमें क्या पसंद है? बिल्कुल कमाल है अनिल जी, आपको सब कुछ याद रहता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मैंने हाल ही में 10 अगस्त को एज ए शॉर्ट टर्म पिक रिकमेंड किया था 1100 के लेवल्स पे, और वो शॉर्ट टर्म के टारगेट थे 1150, वो मीटअप हो गया। और उतना ही नहीं, इसी सप्ताह जो SPL मिड कैप सेगमेंट में लॉन्ग टर्म पिक में भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ही रिकमेंड करा था 1140 के लेवल पे, जो कि लॉन्ग टर्म के टारगेट थे मेरे 1450 के। कल स्टॉक ने कमाल किया, 1250 के लेवल्स ऑलरेडी आ गए। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से भी कमाल करता हुआ दिखेगा, अभी भी खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा IEX मेरा फेवरेट रहा है, जो कि मैंने दिवाली पिक के तौर पे इस साल के लिए 180 के लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है, और आपके बर्थडे के दिन भी मैंने रिकमेंड किया था इस साल। तो मुझे ये दोनों स्टॉक्स तो बेहद ही पसंद है। और उसके अलावा भी ये लिस्ट देख रहा था, सब बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स इस बार आ रहे हैं, जैसे पॉलीकैब है, इक्का, OFSS, फिर MCX, सिंजीन, ये सब स्टॉक्स कभी ना कभी आए हैं रडार पे और कभी ना कभी रिकमेंड किए हुए हैं। मुझे लगता है सभी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। बाकी करंट लेवल्स पे मुझे लगता है अगर खरीदारी करनी है फ्रेश, तो ये सिंजीन मुझे अच्छा लग रहा है और पॉलीकैब भी अच्छा लग रहा है। तो इन दोनों में और खरीदारी के लिए बिल्कुल इसको रडार पे रखें और खरीदारी करें। ओके, खरीदारी करने के लिहाज से ये सारे स्टॉक्स क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। सिंजीन को और एक आप ऐड कर सकते हैं। आपको याद रखने की जो बात कर रहे थे, याद रखने की तो मुझे कल भी याद था, आपने 2:30 बजे हिंद रेक्टिफायर रिकमेंड करके गए। 3:30 बजे भी मैंने बोला कि देखिए 20% का सर्किट लग चुका है, 185 का आपका टारगेट था, 50 पैसे कम पे ही सर्किट लग गया, और मैंने 50 पैसे के ग्रेस मार्क आपको कल ही दे दिए थे। लेकिन फिर आज मुझे पता चल रहा है उसकी शायद आपको ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि फंड एक्शन बड़ा दिख रहा है मुझे हिंद रेक्टिफायर में। कल यहाँ पर एक कैसनी पार्टनर्स करके हैं जिन्होंने 98,000 शेयर खरीदे 181 रुपये 90 पैसे में, यानी कि 182 रुपये पर। तो हिंद रेक्टिफायर वैसे तो आपका टारगेट हिट माना जाएगा सेठी साहब, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने कल सर्किट पर ना बेचा हो, अभी भी रखा हो, बताएं सर क्या है आपकी राय, और बधाई आपको इस कल के बेहतरीन कॉल के लिए भी। बिल्कुल अनिल जी, मैं कल आपको सुन रहा था जब हिंद रेक्टिफायर में 20% का सर्किट लगा, तब आपने उसको कवर किया था, और उसके बाद उसके साथ में आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए भी मुझे याद किया था। मुझे डेफिनेटली आजकल मेरे केबिन में जी बिजनेस ही चलता है हर समय, तो कुछ भी खबरें मिस नहीं होती है। तो अनिल जी, ये हिंद रेक्टिफायर ने तो कल कमाल किया, और जिस तरह की बाद में खबरें आई हैं कि एक फंड एक्शन हुआ है, मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी गैप अप खुलेगा। तो जिन्होंने कल लिया और बेचा नहीं, प्रॉफिट्स बुक नहीं करे, तो उनके लिए तो आज एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है ये स्टॉक आज खुलते से ही गैप अप रहेगा, और वहां पे फिर अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक अच्छा है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करें। रेलवे स्टॉक्स में एक्शन कल बनता हुआ दिखा। कल हमने एक आपको बिग ब्रेकिंग खबर भी दी थी, उसके बाद IRCTC और इरकॉन दोनों में एक्शन होता हुआ दिखा था। 2:30 बजे हिंद रेक्टिफायर सेठी साहब ने भी आपको बताया। आइए, 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, सुमित जी और राजेश पालिया साहब, आप दोनों का ही स्वागत। सुमित जी, सुप्रभात, करिए शुरुआत अपनी आज की पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का पिक ऑफ द डे मेरे को लग रहा है भारतीय एयरटेल को सिलेक्ट करना चाहिए। भारतीय एयरटेल के अंदर पिछले 4-5 दिनों में छोटा सा गिरावट देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, और ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेशन है, और मेरे को लग रहा है कि भारतीय एयरटेल में अब सपोर्ट के पास से एक बाउंस यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 611-612 के आसपास कल का क्लोजिंग है, इसको खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, मेरे को लग रहा है कि जब तक स्टॉक नीचे पे 600 या 605 का लेवल नहीं तोड़ता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। और जैसे ही स्टॉक एक बार ऊपर के अंदर 620-622 का लेवल तोड़ेगा, तो 630 से 635 तक का मूव भारतीय एयरटेल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा भारतीय एयरटेल के अंदर। ओके, तो भारतीय एयरटेल पसंद है आज पिक ऑफ द डे के तौर पर सुमित जी को। आपको क्या पसंद है पालिया साहब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है गोदरेज CP। ये स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हमने पिछले दिनों में देखने को मिला है,
और जिस तरीके से एक्शन बनी हुई है स्टॉक में, हमें लगता है एफएमसीजी पैक में गोदरेज सीपी यहाँ से अच्छा करते हुए दिखेगा। 1040 के आसपास कल का क्लोज था। हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। करंट लेवल से जो टारगेट हमें आते हुए लग रहे हैं वो है करीब 1065 से 1075 तक के। 1030 ये स्टॉप लॉस रखें और गोदरेज सीपी में बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो गोदरेज कंज्यूमर पर भी आपको करनी है खरीदारी। कंजम्पशन पैक का ये स्टॉक आपको आज एक्शन में आते हुए दिख सकता है। सेठी साहब, शिपिंग काउंटर्स पर कोई राय सर? एक तो जीई शिपिंग अगर आप इसे कवर करते हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू ने थोड़े आधे % की हिस्सेदारी खरीदी है 2 दिन पहले। और इसके अलावा पूरे शिपिंग काउंटर्स में हमने कल बड़ी तेजी देखी है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 10 साल की ऊंचाई पर है और कह रहे हैं कि आगे आने वाले 6 महीने के लिए एटलीस्ट जो शिपिंग रेट्स हैं वो बढ़ते ही रहेंगे। कैसे देखें इस खबर को और आपकी कोई राय सर इस स्पेस पर? बिल्कुल दीपांशु, बहुत ही पॉजिटिव खबर है पूरे शिपिंग सेक्टर के लिए। और कल हमने एक जी शिपिंग में बहुत अच्छा खासा एक्शन देखा, फंड बाइंग भी हुई है और वैसे भी ये स्टॉक रडार पे था और बहुत ही दमदार रिटर्न्स कल दिए हैं। बट मुझे लगता है ये तेजी इसमें और भी जारी रहेगी। जिस तरह से बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स 10 साल के हाइस पे है, सभी शिपिंग स्टॉक्स अच्छा करेंगे। बट वहां से अगर आपको 1-2 स्टॉक को पिक करना, तो मुझे लगता है जी शिपिंग को गिरावट पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बाकी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी करंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छा लगता है, वैल्यू वाइज काफी एसेट्स है और फिर डाइवेस्टमेंट की भी इसमें अटकलें हैं। तो मुझे लगता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी रडार पे रखें। तो इन दोनों स्टॉक्स पे मैं बुलिश हूँ। बिल्कुल, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन, जी शिपिंग दोनों पर रखिए नज़र। और जी शिपिंग में तो ऑफकोर्स कल एक बड़ा उछाल आया था, 11% ऊपर था काउंटर। शिपिंग कॉर्प भी 4-4.5% ऊपर ही बंद हुआ है। केईआई इंडस्ट्रीज, पालवे साहब इस पर अपनी राय दें। प्रमोटर अनिल गुप्ता ने करीब 2 लाख शेयर्स यानी कि 1/4% के बिकवाली करी है उनके स्टेक में ओपन मार्केट में। केईआई इंडस्ट्रीज चार्ट पर कैसा लगता है पालवे साहब? दीपांशु जी, स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में जरूर एक सप्लाई जरूर देखने को मिला, लेकिन स्टॉक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास अवेलेबल है करीब, जो कि स्टॉक इसका लेवल है 705-710 की रेंज में। इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है। अगर ये स्टॉक 705 के लेवल को तोड़ता है तो फिर इसमें थोड़ा और यहाँ से डाउनसाइड हम देखने को मिल सकती, जो कि फिर स्टॉक को 670 इवन 655 की तरफ भी लेके जा सकता है। बट करंट लेवल से अभी वेट करना चाहिए। आज ओपनिंग के बाद से अगर 705 का लेवल नहीं तोड़ता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है यहाँ से पुलबैक के ट्रेड की, क्योंकि 705 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। हायर साइड की बात करें तो 735 740 इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर ये लेवल के ऊपर ये स्टॉक चलता है तो वापस से इसमें एक अपसाइड देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर इसका ओवरऑल सेटअप देखें, मंथली वीकली सेटअप देखें, तो स्टॉक एक पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी ओपनिंग के बाद इसको देखना होगा कि 705 के अगर ऊपर रहता है तो वहां से एक पुलबैक का ट्रेड भी बन सकता है, जो कि इसको 735-740 की तरफ लेके जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए केईआई इंडस्ट्रीज पर आई। लगातार प्रोमोटर्स थोड़ी बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर इस स्टॉक में उनकी तरफ से सेलिंग होती हुई दिख रही है और प्रोमोटर अनिल गुप्ता साहब ने 2,10,000 शेयर ओपन मार्केट में बेचे भी हैं।